नमस्कार प्यारे बच्चों, कोरोना की इस महामारी में आप सभी अपने घर में सुरक्षित होंगे। आज ऑनलाइन क्लास में आपको मैं 10वीं क्लास की किताब लोकतांत्रिक राजनीति से पहला अध्याय सत्ता की साझेदारी का दूसरा चरण लेकर आ रही हूँ। सत्ता की साझेदारी के पहले चरण में मैंने आपको श्रीलंका, बेल्जियम और लेबनान में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके समझाए थे। अब अगला सवाल यह खड़ा होता है कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। सत्ता के बंटवारे के पक्ष में दो तरह के तर्क दिए जाते हैं। पहला, सत्ता का बंटवारा ठीक है क्योंकि इससे विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। समाज के अंदर बहुत सारे समूह होते हैं और सभी को कुछ कुछ हिस्सा या सभी को अलग अलग दायित्व या भाग दे देने से राजनीतिक व्यवस्था में स्थायित्व आता है, इसलिए सत्ता की साझेदारी जरूरी हो जाती है। दूसरा, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा कहा जाता है, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब ही है कि एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसके बीच सत्ता का बांटा जाए। इसलिए वैध सरकार लोकतंत्र में वही है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं। इन दो तर्कों के द्वारा आपको बताया गया कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। इसमें से एक तर्क युक्तिपरक है और दूसरे तर्क को हम नैतिक कह सकते हैं। इसी पृष्ठ में आपको एक पिक्चर दिखाई हुई है। यह पिक्चर जर्मन इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूने के रूप में एक कार्टून है, जिसमें एक ट्रक नुमा आपको गाड़ी दिखाई गई है और जिसकी दो स्टीयरिंग है। इस कार्टून के जरिए कार्टूनिस्ट हमको बताना चाहता है कि जर्मनी की एक समस्या का इसमें संकेत दिया है, जहां क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी और सोशल डेमोक्रेटिक नामक दो बड़ी पार्टियों की गठबंधन की सरकार को बताया गया है। जब इन दोनों पार्टियों का इतिहास यदि हम देखते हैं तो ये दोनों पार्टियों में चुनावों के समय प्रतिस्पर्धा रहती है। सन 2005 के चुनावों में इन दोनों में से किसी भी एक पार्टी को पूरा बहुमत नहीं मिल पाया, तो इन्होंने मिलकर गठबंधन की सरकार बनाई और दोनों दल विभिन्न मामलों पर अलग अलग पक्ष रखते थे, फिर भी एक साथ मिलकर सरकार चला रहे थे। तो ये कार्टून उसी जर्मनी की दुविधा को इंगित करता हुआ कार्टूनिस्ट ने बनाया है। अगला, हम विभिन्न लोकतांत्रिक देशों में सत्ता की साझेदारी के क्या क्या रूप हैं उनका अध्ययन करेंगे। राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता, इस धारणा के विरुद्ध सत्ता की साझेदारी का विचार सामने आया, क्योंकि लंबे समय तक ये मान्यता थी या ये माना जाता था कि शक्ति एक व्यक्ति या किसी एक खास स्थान पर रहनी चाहिए। यदि शक्ति को विभिन्न क्षेत्रों में बांट दिया जाएगा तो देश में विपदा के समय तुरंत फैसला लेना संभव नहीं हो पाएगा। और लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत है कि सारी शक्ति को जनता में निहित माना जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में एक ही तरीका है कि लोकतांत्रिक शासन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों को राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदार बनाया जाए। तो आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अनेक रूप हम देखने को मिलते हैं हमें, जिसमें हम सबसे पहला रूप लेते हैं शासन के विभिन्न अंग। आपको जैसे पिछली क्लास में भी बताया गया है कि सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो सत्ता का बंटवारा सरकार के इन तीनों अंगों में कर दिया जाए, इसे सत्ता का क्षैतिज वितरण कहेंगे। ऐसे बंटवारे से ये सुनिश्चित हो जाता है कि कोई भी अंग सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर सकता और एक अंग दूसरे अंग पर अंकुश रखता है। इसी को ही नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था भी कहते हैं। सरकार, दूसरा, हम यदि सत्ता के वितरण का या साझेदारी का जो रूप देखेंगे वह है सरकार के बीच भी विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा हो सकता है। जैसे पूरे देश के लिए एक सामान्य सरकार हो और प्रांत और क्षेत्रीय स्तर के लिए अलग सरकारें हों। पूरे देश के लिए एक सरकार को केंद्रीय सरकार या संघ सरकार कहते हैं और राज्य स्तर की और क्षेत्रीय स्तर की सरकारों को हर जगह अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। भारत में इसे हम राज्य सरकार
कह सकते हैं। राज्य सरकारों से नीचे के स्तर की सरकारों के लिए भी ऐसी ही व्यवस्था हो सकती है। नगर पालिकाएं और पंचायतें ऐसी ही इकाइयां हैं। उच्चतर और निम्नतर स्तर की सरकारों के बीच सत्ता के ऐसे बंटवारे को ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। तो भारत में हमें ये दोनों ही तरह का वितरण देखने को मिलता है। सरकार के तीनों अंगों के बीच भी सत्ता का बंटवारा है और संघ सरकार और राज्य सरकारों के बीच भी सत्ता का बंटवारा है। सत्ता के बंटवारे का एक तीसरा रूप और हमें देखने को मिलता है कि समाज के विभिन्न समूह, भाषाई और धार्मिक समूहों के बीच भी सत्ता का बंटवारा हो सकता है। बेल्जियम में जो हमने सामुदायिक सरकार देखी थी वो इसका एक अच्छा उदाहरण था। आपको याद भी होगा जो पिछले चरण में मैंने आपको समझाया है। ये विभिन्न समूह और धार्मिक समूह और भाषाई समूहों की वहाँ पर एक सामुदायिक सरकार बनाई दी गई थी। कुछ देशों के संविधान और कानून में इस बात का भी प्रावधान है कि सामाजिक रूप से कमजोर समुदाय और महिलाओं को विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए, ताकि ये वर्ग शासन से अपने आप को अलग ना समझे और अल्पसंख्यक समुदाय को किसी न किसी तरीके से सत्ता में उचित हिस्सेदारी मिल जाए। सत्ता के बंटवारे का अगला चरण जो हम देखते हैं वो दबाव समूह और राजनीतिक दलों के द्वारा भी देखा जाता है। चुनावों के समय आपने देखा होगा कि विभिन्न पॉलिटिकल पार्टियां आपस में प्रतिस्पर्धा करती हैं और एक बार किसी एक पार्टी की सरकार बनती है और दूसरी बार किसी दूसरी पार्टी का सरकार बनती है। तो यह भी कहीं ना कहीं सत्ता की साझेदारी का एक तरीका है। इसके अलावा लोकतंत्र में हम देखते हैं कि बहुत सारे व्यापारी, उद्योगपति, किसान और औद्योगिक मजदूर जैसे कई संगठित हित समूह भी सक्रिय रहते हैं और जो सरकार की विभिन्न नीतियों और उनके तरीकों को प्रभावित करते हैं। ये हित समूह और दबाव समूह भी किसी न किसी तरह सत्ता में भागीदारी होकर सरकार की नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों, अभी आप इस अध्याय से समझ गए होंगे कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी कितना जरूरी है और सत्ता की साझेदारी रहकर ही देश में एकता कायम रह सकती है और राजनीतिक स्थायित्व रह सकता है। धन्यवाद।